हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 5 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और नोट जरूर बनाइएगा इसका। देखिए, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल खंडों के कुछ भाग ऊंचे और नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं देख लीजिए आप। एक है आंतरिक प्रक्रिया, दूसरा है बाह्य प्रक्रिया। देखिए, आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊंची उठ जाती, कहीं नीचे धंस जाती। वहीं बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, जबकि निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पर्वतों की बात कर लेते हैं, यानी माउंटेन्स की। देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार जो है वो चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी वहाँ की। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हम हिमानी यानी ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर पाए जाते हैं, इन्हें कटक कहते हैं। ठीक है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। इस तरीके से पर्वत होते हैं ना, तो ये हुई ना खड़ी ढाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ढाल है वो खड़ी ढाल वाला पर्वत होता है। और यहाँ पे कृषि करना संभव उतना नहीं हो पाता है। कृषि योग्य भूमि बहुत कम होती है यहाँ पे। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। इन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में विस्तृत होते हैं। हिमालय, आल्पस और एंडीज। हिमालय कहाँ से है? एशिया का है। आल्पस कहाँ है? यूरोप में है। और एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। ये जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है और पर्वतों को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, देखिए, पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोथ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। अब सबसे पहले हम वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन की बात कर लेते हैं। देखिए, हिमालय और आल्पस ये दोनों ही वलित पर्वत हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें लिखा जैसे नोट कर लीजिएगा कि कौन सा वलित पर्वत है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है और कौन सा भ्रंशोथ पर्वत है। ठीक है। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। आप देख रहे हैं, हिमालय, आल्पस और अरावली, यहाँ पे 3 पर्वतों का नाम लिया गया जो कि वलित पर्वत हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यहाँ पे किन किन पर्वतों का नाम लिया गया? हिमालय का नाम लिया गया, आल्पस का नाम लिया गया, फिर अरावली का नाम लिया गया, फिर इसके बाद आल्पेशियन का नाम लिया गया, फिर रूस के यूराल पर्वत का नाम लिया गया। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, जैसे कोई एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसको नोट कर लीजिएगा कि पहले यहाँ जैसे इस तरीके से बना लीजिएगा, यहाँ पे पर्वत और इधर उनके नाम कौन किस जगह पे हैं और कौन से वलित हैं और कौन से जैसे ज्वालामुखी या भ्रंशोथ हैं। अब हम बात कर लेते हैं भ्रंशोथ पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, इस तरीके से कुछ होते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तब
ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका कहते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्खंड, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसे कहेंगे द्रोणिका भ्रंश। ठीक है। यूरोप की राइन घाटी और वोस्गेस पर्वत इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी यानी वॉल्केनिक पर्वत के बारे में। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। इनके नेम आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा पर्वतों के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं गंगा, यमुना, है ना। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाता है पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और बिजली बनाने में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ और वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, फिर रिवर राफ्टिंग हो गया। ठीक है। ये पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। अब हम पठार के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्लेट्यूज के बारे में। देखिए, पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का जो पठार है वो पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठार के एग्जाम्पल हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्यम समुद्र तल से 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनिज क्षेत्र पठारी भागों में होते हैं। तो चलिए, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में हीरे का सबसे बड़ा खान कहाँ पे स्थित है। ठीक है। अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए फेमस है। छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहा, कोयला और मैग्नीज पाए जाते हैं। देखिए, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेन्स यानी मैदान के बारे में। देखिए, मैदान समतल भूमि में बहुत बड़ा भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गंगा का मैदान ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान ले लीजिए। ठीक है। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं, उन्हें अपर्दित करती हैं और वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ढकेलती हैं, आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए हुए जो पदार्थ हैं जैसे कि पत्थर, बालू, सील्ट, इन्हें वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है, पाट देती हैं वो आसपास के इलाके में।
देखिए सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। इसका एक वजह ये है कि नदियाँ जो हैं हमेशा जो है पर्वतों को अपरदित करके वहाँ से ये पत्थर बालू मतलब कि इन जो ढोए हुए जो इनके पदार्थ हैं उन्हें लेकर आती रहती है और मैदानों पे पाटती रहती है। तो नई परत, फिर उसके ऊपर परत, फिर उसके ऊपर परत, ये मैदानों पे चढ़ती रहती है। ठीक है, तो मैदान हमेशा उपजाऊ बने रहते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण आसानी से होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। देखिए एशिया में भारत में स्थित गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी में के मैदान को इसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिन्हें भी आप जानते हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।